क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण थे वो कई कारण थे। एक तो कारण ये था कि औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति के कारण जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं थीं उनमें फ्रांसीसी क्रांति का भी उद्गार हुआ। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट की सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया गया। ये अफवाह काफ़ी फैल गई, काफ़ी इसने विस्तार रूप ले लिया और ये कहा गया कि जो सम्राट की सेना है वो सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। इसमें लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक सेना का गठन किया और सीधे वो जबरदस्ती जाकर के सरकारी भवनों पर हमला बोल दिया, जिससे वो बस्तील के किलों को तोड़कर वहां पर जो भारी मात्रा में जो गोला बारूद था उसको सब अपने हाथों पर हथिया लिया और बस्तील का जो कमांडर था वो भी मारा गया। इस प्रकार से ये जो 14 जुलाई 1789 की जो क्रांति थी वो काफ़ी विस्तार रूप लेती चली गई। इस घटना ने कई दिनों तक पेरिस तथा कई देशों पर तथा कई देहाती क्षेत्रों पर संघर्ष को जारी रखा। अधिकांश जो जनता थी वो अपने भोजन के लिए पाव रोटी की जो महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी, चूँकि महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। जब देश में किसी प्रकार की क्रांति आती है, किसी प्रकार का आंदोलन होता है तो जाहिर सी बात है आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और इसके बाद वहाँ पर लोगों ने जो बढ़ती हुई मांगे थी, जो बढ़ती हुई कीमतें थी, उनका लोगों ने विरोध किया और इस प्रकार का सिंहावलोकन करते हुए इतिहास के इस लंबे घटना चक्र में बहुत बड़ी विडंबना हुई और धीरे धीरे नतीजे इसके आगे बढ़ते गए और फ्रांस के जो सम्राट था उसको फांसी दे दी गई। अब इसमें अगली जो हेडिंग है वो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं सदी अर्थात सन 1774 में इसमें एक वंश था जिसका नाम था बुर्बो राजवंश। वो था लुई 16वां जिसको राजगद्दी पर आसीन किया गया। लुई 16वां की जो उम्र थी, लुई 16वां की उम्र जो थी 20 साल, अर्थात जब लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा उस समय उसकी कुल उम्र 20 साल की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोएना, उसका जो विवाह किया गया वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोएना के साथ उसका विवाह किया गया। राज्यारोहण के समय जब लुई 16वां को फ्रांस की गद्दी पर बैठाया गया उस समय राजकोष काफी खाली था। राजकोष की जो समस्या थी, राजकोष की जो विडंबना थी वो बहुत ही विकराल थी, क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई और जो उस समय माहौल था
उसमें काफ़ी कुछ खजाना जो था वो आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर हो गया था। फ्रांस के वित्तीय संसाधन भी नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और जो वहाँ के राज दरबार थे उनकी जो शान और शौकत थी वो भी काफ़ी रूप से नष्ट हो चुकी थी। और लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इसके बाद इस युद्ध के चलते फ्रांस में लगभग 10 अरब लिब्रे से भी अधिक खर्च था। जो फ्रांस में स्थित हुई और युद्ध में जो कर्ज हुआ वो लगभग 10 अरब लिब्रे। इसमें यह भी कहा जाता है कि उसके पहले भी इसमें लगभग 2 अरब लिब्रे का कर्ज था, लेकिन अंततः इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो कुल टोटल आर्थिक मंदी वहां पर आई और जो कर्ज हुआ, जो बोझ सरकार पर वहां की पड़ा, वो लगभग 10 अरब लिब्रे का पड़ा। इसमें सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे और साथ साथ फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। फ्रांस में जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा था। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय। ये जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे ये जनसाधारण ही कर को अदा करते थे। वर्गों में विभाजन फ्रांसीसी समाज में मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र का पद प्रयोग समानतः सन 1789 के पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। इसमें से पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जो जमीन के मालिक थे वो किसानों की संख्या उनमें से बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर लगभग 60% जमीन पर कुलीन वर्ग तथा तीसरे स्टेट के व्यक्ति थे। देखिए उस समय कर 2 प्रकार के वहां होते थे। एक था टाई जिसको धार्मिक कर कहते थे, एक था टाई जिसको प्रत्यक्ष कर कहते थे। और इसके बावजूद भी उनमें से कुछ अलग अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। और अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस प्रकार से वित्तीय कामकाज का जो सारा बोझ करों के माध्यम से उस पर जनता वहन करती थी। अब इसमें जो लिब्रे शब्द आया है वो लिब्रे शब्द है फ्रांस की मुद्रा। लिब्रे को क्या कहा जाता था? फ्रांस की मुद्रा। ये जो लिब्रे था उसको कहा जाता था लिब्रे। ये थी फ्रांस की मुद्रा। ध्यान देंगे इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको हमें समझते चलना है, क्योंकि जो छोटे प्रश्न बीच बीच आ जाते हैं यही हमारे प्रश्न अतिलंब उत्तरीय बहुविकल्पी के रूप पर काम करते हैं। लिब्रे जो थी वो फ्रांस की मुद्रा थी जिसे सन 1794 में समाप्त कर दिया था। स्टेट जो था क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत की अभिव्यक्ति करने वाली
समूह। पादरी वर्ग, ध्यान देंगे, पादरी वर्ग जो था वो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइद जो था चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर्ज। और जो टाइड था सीधे राज्य को किए जाने वाला, वसूल किए जाने वाला कर्ज। माने टाइड और टाइड, टाइड, ये जो टाइड है ये धार्मिक कर है। ध्यान देंगे इसमें धार्मिक कर, ये इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। और जो टाइड है वो है प्रत्यक्ष कर। टाइड और टाइड पर विशेष ध्यान है। टाइड द अर्थात धार्मिक कर और टाइड ला अर्थात प्रत्यक्ष। इस प्रकार से दो प्रकार के कर थे। टाइड जो था चर्च द्वारा वसूल किया जाता था और जो टाइड था वो सीधे राज्य द्वारा वसूल किया जाता था। इस प्रकार से वहां पर इस दो प्रकार के जो है कर दिए जाते हैं। देखिए ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई इस पर कई विद्वान उस समय के जो दार्शनिक थे जैसे रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिखा और सामाजिक समझौते के तहत उन्होंने विभिन्न प्रकार से इस क्रांति को रोकने में अपना विशेष सहयोग दिया। फिलासफर जो होता है, दार्शनिक जो होता है, उसको विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का अवलोकन होता है। दार्शनिक जो होता है वो किसी भी स्थान को जब वहां की घटनाओं को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखता है तब वो कोई वर्णन करता है। रूसो ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तहत विभिन्न प्रकार से समाज पर जो विडंबनाएं हैं, समाज पर जो उस समय की जो क्रांतियां हैं, जो मतभेद हैं, जो पादरी और कुलीन वर्गों, जो दो प्रकार के समाज वहां पर बटे थे, उनके बीच जो विवाद हैं उनको समझाने पर तथा उनको सुलह करने पर विशेष प्रकार से अपना सहयोग प्रदान किया। लुई 16वें ने धीरे धीरे कर को बढ़ा दिया और प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई गई और बैठक को बुलाकर एक प्रस्ताव बनाया गया और प्रस्ताव पर इस बात की मंजूरी देनी पड़ी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था। देखिए, सम्राट को अगर हम राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर जाएं तो सम्राट को उस समय दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। इस बात को कहा जाता था कि जो राजा है अर्थात उसका महत्व इतना ही है जितना एक ईश्वर का होता है। अर्थात राज्य के सभी वर्गों के लिए राजा का जो उत्तरदायित्व होता है वह समान होता है और सभी को समान दृष्टि से राजा राज्य कार्य के व्यवस्थाओं पर सहयोग प्रदान करता है। लुई सम्राट 16वां 5 मई 1789 को नए करों के साथ एक अनुमोदन और एक सभा बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वारशाय के आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों पर बैठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। इस प्रकार से इसमें
किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था और लगभग 40,000 पन्नों के माध्यम से उनकी शिकायतों और उनकी मांगों की एक सूची बनाई गई और इसमें एक विशाल जनसभा करके इन कार्यों के निर्णय के लिए इस सभा का आयोजन हुआ, जो आगे समाज को सुधारने में, समाज को सही दिशा और दशा प्रदान करने में इस सभा में, इस समिति ने अपना सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद।